वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सूर्यपाल सिंह। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की एक सीरीज, जिसमें का ये पहला लेक्चर है, जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन, उसके पार्ट्स, उसका क्या वर्किंग है, ट्रांसफार्मर के अलग अलग पार्ट्स का, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए सुटेबल होगा जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा चाहे बीटेक में सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे हो, या जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कोई और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग का पूरा फोकस कंस्ट्रक्शन पर रहेगा। वर्किंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर भी एक ब्रीफ आइडिया आपको दे देता हूं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर आप सभी ने देखा होगा, किसी के लिए पहला नहीं है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में मेनली दो टर्मिनल होते हैं, दो तरह के टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक जिस पर इनपुट लगाते हैं, इनपुट सप्लाई जिस पर लगाया जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी साइड, और एक जिधर लोड लगाते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो अगर बेसिक सबसे सिंपल वर्ड में समझा जाए तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि प्राइमरी साइड यानी जिधर सप्लाई लगाया गया है, उधर जो वोल्टेज लगाए हैं उसको बोले V1, जो करंट फ्लो कर रहा है उसको बोले I1। इसी तरह से जो लोड साइड है, उधर जो वोल्टेज लगा जो मिल रहा है हमको वो है V2, और जो करंट मिल रही है वो है I2। ठीक है, बट ये दोनों एक सिलिकॉन स्टील की कोर पर, इसको हम लोग कोर बोलते हैं, कोर पर वाइंडिंग की गई होती है, और ये दोनों ही आपस में इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, मतलब डायरेक्टली करंट एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। फिर कैसे ट्रांसफर होता है? तो ये फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर एक तरफ से पावर दूसरी तरफ ट्रांसफर होता है। दो चीजें इसमें नोट करने के लिए है। फर्स्ट, की फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे अगर आप 50 हर्ट्ज की सप्लाई इनपुट में है, तो आउटपुट का जो पावर या जो वोल्टेज या करंट जो मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज ही होगी, कांस्टेंट होगी। सेकेंड चीज, तो फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट होगी। सेकेंड है कि पावर कांस्टेंट होगा। पावर कांस्टेंट का मतलब जितना पावर हम इनपुट में देंगे उतना ही पावर हमें आउटपुट में मिलेगा, इफ द ट्रांसफॉर्मर इज आइडियल। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ लॉसेज होते हैं, तो अगर उन लॉसेज को निगलेक्ट कर दिया जाए तो पावर कांस्टेंट रहेगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो पावर हमारा होता है, सॉरी, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। अगर हम लोग पावर फैक्टर को यूनिटी कर लें तो, ठीक है, तो वोल्टेज इनटू करंट। तो यहां पर अगर पावर है वोल्टेज इनटू करंट, मतलब इनपुट का वोल्टेज, इनपुट का करंट, तो पावर जो आया वो इनपुट का है। यही पावर आउटपुट में भी मिलेगा, बट आउटपुट का वोल्टेज कुछ अलग होगा, आउटपुट का करंट अलग होगा। ठीक है, इनपुट का वोल्टेज और करंट अलग होगा, आउटपुट का वोल्टेज और करंट अलग होगा, बट दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। मतलब इनपुट पावर और आउटपुट पावर ये दोनों सेम होंगे। ये ट्रांसफार्मर की खासियत होती है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ट्रांसफार्मर लगाने से फायदा क्या, जब पावर सेम ही रहना है तो ट्रांसफार्मर क्यों लगाया गया? तो ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया गया क्योंकि पावर के रूप को बदलता है, पावर को ट्रांसफॉर्म करता है, इसीलिए इसका नाम ट्रांसफार्मर है। रूप बदलने का मतलब इस पावर में हो सकता है वोल्टेज ज्यादा हो, करंट कम हो, और यहां पे ऐसा हो सकता है कि वोल्टेज कम हो और करंट ज्यादा हो। ठीक है, जैसे एक सिंपल इक्वेशन से हम लोग समझ सकते हैं। सपोज करिए कि इनपुट वोल्टेज है 100, इनपुट करंट है 10 एम्पियर, तो इनपुट पावर कितना हो गया? 1000। इसी तरह से आउटपुट वोल्टेज, जिसको हम लोग बोले इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट। ठीक है,
इनपुट का वोल्टेज 100 वोल्ट है और इनपुट में आने वाली करंट 10 एम्पियर है और पावर हो गया हमारा 1000। बट आउटपुट का जो वोल्टेज है, आउटपुट का वोल्टेज कम हो गया 50 वोल्ट। आउटपुट का वोल्टेज कम हो गया 50 वोल्ट, बट पावर हमें उतना ही रखना है। ठीक है, पावर हम लोग को उतना ही रखना है। फिर क्या करें? अगर हम लोग यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लोग का 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि इनपुट पावर में वोल्टेज ज़्यादा था, करंट कम था विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट पावर। आउटपुट पावर में वोल्टेज कम है और करंट ज़्यादा है इनपुट के रिस्पेक्ट में, बट पावर सेम है। तो पावर का रूप बदला है, पावर को ट्रांसफॉर्म किया है, पावर की वैल्यू नहीं चेंज हुई है। ठीक है, ये बेसिक वर्किंग है ट्रांसफार्मर का। बाकी डिटेल में जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसी आधार पर हम लोग कंस्ट्रक्शन को आगे समझते हैं। ठीक है, फिर से आते हैं वापस। तो ट्रांसफार्मर में सबसे बेसिक चीज, सबसे मेन चीज जो बाहर से आपको दिखता है, सबसे बड़ा चीज दिखता है, वो है ट्रांसफार्मर का एक टैंक बड़ा सा। ठीक है, मोस्टली चीजें इसी के अंदर होती हैं। आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर के टैंक में क्या क्या होता है। अगर ट्रांसफार्मर के टैंक को क्रॉस सेक्शन करेंगे, कट करेंगे, तो आपको अंदर ये एक कोर दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि बीच में एक कोर होगा। ठीक है, इसी तरह कोर दिखेगा और बाइंडिंग दिखेगी कोर के ऊपर। तो इस कोर को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये हमें दिखेगा, ये हम लोग का कोर है। ठीक है, ये कोर है और ये है बाइंडिंग्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जितने भी ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन अभी देखेंगे सभी 3 फेज के होंगे। तो यहाँ पे 3 फेज की वाइंडिंग है, मतलब 3 वाइंडिंग है, रेड फेज, येलो फेज, ब्लू फेज, जिसको RYB कहते हैं। ठीक है, फिर आप कहेंगे आपने तो कहा था कि इनपुट भी होगा आउटपुट भी होगा, ये कहाँ है? इसी के अंदर इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। चलिए इसको आगे समझते हैं। आइए, तो 3 फेज हो गया, ये RY और B, रेड येलो ब्लू। तो ट्रांसफार्मर में सबसे अंदर इंसुलेशन पेपर लगाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर लो वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, दो तरह की वाइंडिंग होगी, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसके ऊपर फिर से इंसुलेशन का पेपर लगाते हैं और फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये हुआ एक फेज। इसी तरह से दूसरे फेज में, इसी तरह से तीसरे फेज में। तो हर फेज में देखिए आप दो वाइंडिंग है, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज। अंदर लो वोल्टेज, बाहर हाई वोल्टेज। क्यों ऐसा किया गया, ये सब वर्किंग के समय डिस्कस किया जाएगा। तो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात है। अगर सिंगल फेज की बात करें तो भी वही चीज होगा। सिंगल फेज में भी दो होंगे, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। तो अंदर लो वोल्टेज, फिर इंसुलेशन पेपर लगा होता है, फिर हाई वोल्टेज। ठीक है, सेम ऐसे ही हाफ पार्ट इधर भी होता है, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, किसी भी ट्रांसफार्मर में अंदर लो वोल्टेज वाइंडिंग होगी, उसी के ऊपर हाई वोल्टेज वाइंडिंग होगी और दोनों के बीच में इंसुलेशन पेपर होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिकली आइसोलेट रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर से की जाती है। कॉपर का वायर भी यूज होता है और बड़े ट्रांसफार्मर में स्ट्रिप यूज होता है, जैसे यहाँ पे आपने डायग्राम में आप देख सकते हैं। जो कॉपर यूज किया जाता है ये होता है एनलीट कॉपर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा एग्जाम पर्पज के लिए, खासकर जेई या गेट वगैरह में या ईएस में या और भी सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर आप सिंपल कॉपर का वायर या कॉपर के स्ट्रिप यूज करेंगे तो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे यूज किया जा रहा है। इसलिए इसके ऊपर एक इंसुलेशन पेपर को रैप कर दिया जाता है, जिससे दो स्ट्रिप आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कॉपर स्ट्रिप आर यूज फॉर वाइंडिंग, इंसुलेटेड पेपर यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक पेपर लगा दिया गया और फिर इसके ऊपर इसको वाइंडिंग की जाती है। वाइंडिंग मतलब लपेटा जाता है कोर के चारों तरफ। ठीक है, इसके अंदर इंसुलेशन पेपर लगा होता है और इसके ऊपर इसको लपेटते हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग।
अब जब ये इंजीनियर लो वोल्टेज वाइंडिंग को रैप कर देगा, उसके ऊपर फिर से एक इंसुलेशन पेपर लगाया जाएगा जो यहाँ पे लगा है ये, और फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग को रैप किया जाएगा, फिर उसके ऊपर एक इंसुलेशन पेपर लगेगा, जो कि हम लोगों ने पहले देखा था। ठीक है, तो सबसे बीच में कोर, उसके ऊपर इंसुलेशन पेपर, फिर वाइंडिंग लो वोल्टेज, फिर इंसुलेशन पेपर, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, फिर इंसुलेशन पेपर। ये पूरा प्रोसेस है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को बनाने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को और यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है। यहाँ पे सिर्फ इंसुलेशन को दिखाया गया है, वाइंडिंग को नहीं। तो आप देख सकते हैं सबसे बीच वाला ये जो है, इसके बीच में ट्रांसफार्मर का कोर होगा, अभी आगे दिखेगा हम लोग को। ठीक है, कोर के ऊपर ये लगाया गया है, ये वाला पोर्शन, ये जो है, इसके ऊपर यहाँ पे देखिए इसके बीच में वाइंडिंग लगाई जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर फिर से एक इंसुलेशन पेपर है, ये बेसिकली सेलुलोज का बना हुआ होता है, और इसके ऊपर फिर एक वाइंडिंग करेंगे हाई वोल्टेज, और फिर एक इंसुलेशन पेपर लगाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने कहा इसको, ये सही है या गलत, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर का कोर है, ये जो आपको ब्राउन कलर का जो आपको ये दिख रहा है स्लेटी कलर का, ये आपका कोर है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन है ये इंसुलेशन पेपर है, इसके ऊपर फिर ये वाइंडिंग लगाई गई, लो वोल्टेज वाइंडिंग, इसके बीच में फिर से देखिए कि इंसुलेशन पेपर है, और फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और फिर से देखिए लास्ट में फिर एक इंसुलेशन पेपर है जो कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे भी यही चीज देख सकते हैं आपको, लो वोल्टेज वाइंडिंग इनर साइड में है। ठीक है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग आउटर साइड में है, बाहर एक इंसुलेशन पेपर लगा और अंदर भी एक इंसुलेशन पेपर लगा है, यहाँ देखिए। ठीक है, तो कोर से वाइंडिंग इंसुलेटेड होता है, वाइंडिंग टू वाइंडिंग भी इंसुलेटेड होता है, मतलब हाई वोल्टेज लो वोल्टेज भी आपस में इंसुलेटेड होता है, कोई भी चीज आपस में टच नहीं करती। अब जिस कोर की चर्चा हो रही है, जिस कोर पे इस वाइंडिंग को लगाया जा रहा है, वो कोर क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, किस चीज का बना होता है। कि कोर किस चीज का बना होता है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। ये चीज ध्यान रखिए कि पतली पतली पत्तियों से बना होता है, सॉलिड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सिलिकॉन स्टील हम लोग सॉलिड बना रहे हैं, सॉलिड नहीं है, बल्कि पतली पतली पत्तियां होती हैं, उनको आपस में एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के, जैसे आप बुक के अंदर पेज रख के बुक बनती है, वैसे ही समझिए कि आपके पतले पतले सिलिकॉन स्टील के लेयर होते हैं, उनको रखकर एक कोर बनता है। ठीक है, इस पतली पतली जो पत्तियां होती हैं उनको कहते हैं लेमिनेशन। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपने रखा है तो आप जब सीधा करेंगे तो गिर जाएगा, इसलिए इसको होल्ड करने के लिए क्लैंप लगे होते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लैंप के पहले इसको इस तरह से एल्युमिनियम से इसको टाइट किया जाता है। अब ये कितनी पतली होती है, ये जो मैंने बताया कि पतली पतली पत्तियां होती है, पतली कितनी होती है, तो 0.3 mm टू 0.5 mm ही इनकी मोटाई होती है, एक पतली पत्ती की। जैसे ये जो है, इसकी मोटाई सिर्फ 0.3 mm टू 0.5 mm या 0.6 mm तक हो सकती है। क्यों ऐसा करते हैं, वर्किंग में इसका डिटेल ज्यादा समझ में आएगा, बट यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। इसको लगाने से ईडी करंट लॉस कम होता है। फिर से मैं कह रहा हूँ, वर्किंग वाले वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि ईडी करंट क्या होता है। अभी सिर्फ इतना जाने कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है कि पतली पतली पत्तियों में लगाते हैं, सॉलिड नहीं लगाते हैं। अब ईडी करंट कम होने से क्या होगा, कोर गर्म होता है, कोर हीट होता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूछा जाए तो कोर हीटिंग। तो कोर हीटिंग को कम करने का काम करता है ये। ठीक है, ये एक रीजन है। तो एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो टॉपिक है, दो क्वेश्चन है कि लेमिनेटेड कोर क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों सॉलिड नहीं करते हैं। तो लेमिनेटेड कोर प्रयोग करने से ईडी करंट लॉस कम होता है,
और एट द लास्ट कोर हीटिंग प्रॉब्लम कम होती है, कोर हीट कम होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा ऐसा नहीं कि एक साथ बना होता है, इसमें भी पार्ट्स बन के आते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अलग अलग पार्ट्स बन के आ रहे हैं और इनको एक के ऊपर यहाँ एक रखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इंजीनियर एक पतली पत्ती, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कागज जैसी पतली पत्ती है, एक के ऊपर एक इसको बिछाया जा रहा है। ठीक है, अब बात है कि किस मटेरियल का बना होता है ये। तो यहाँ पे लिखा है CRGO सिलिकॉन स्टील। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। तो इसको बनाते कैसे हैं CRGO सिलिकॉन स्टील को, पूरा नाम क्या है इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मॉल्टेड स्टील मतलब पिघला हुआ स्टील में 4%, मैक्सिमम वैल्यू है ये 4%, 4% से कम ही रखते हैं, 4% तक सिलिकॉन को मिलाते हैं। इसके बाद इसकी एक शीट बना ली जाती है। ठीक है, इसको कहा जाएगा सिलिकॉन स्टील। इस शीट को दो रोलर्स के बीच से, रोलर के कई चेन लगे होते हैं, उनके बीच से गुजारते हैं। ठीक है, इनको रोलर मिल भी कहते हैं। तो उनके बीच से गुजारते हैं। बीच से गुजारने से क्या होता है कि जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं सिलिकॉन स्टील के, वो सीधे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, जब इनको रोलर से नहीं गुजारा गया था तो ये ग्रेन्स तिरछे थे और अभी ये सीधे हो गए, इसलिए इसको कहते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेशन प्रोसेस। ठंडे स्टील को रोलर से गुजारते हैं तो कोल्ड रोल्ड हो गए। ग्रेन ओरिएंटेशन मतलब जो ग्रेन्स हैं, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो सिलिकॉन स्टील का स्ट्रक्चर है उसको सीधा करता है, तो ग्रेन ओरिएंटेशन उसको बोलते हैं। बट ऐसा किया क्यों जाता है, क्या फायदा है ऐसा। देखिए, किसी भी मटेरियल में, जैसे यहाँ पर हम सिलिकॉन स्टील है, तो सिलिकॉन स्टील में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको छोटे छोटे डाइपोल्स मिलेंगे। डाइपोल्स मतलब नॉर्थ साउथ, छोटे छोटे, हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में एक छोटा सा टाइनी मैग्नेट है। ठीक है, ये सभी मैग्नेट रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, इस रोलर से गुजारने से, इस प्रोसेस को करने से ये सभी एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग सप्लाई देते हैं कोर पे वाइंडिंग में, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये मटेरियल उस मैग्नेटिक फ्लक्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि सभी के ग्रेन्स यानी सभी के जो डाइपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में होते हैं, तो सभी का फ्लक्स एक डायरेक्शन में होता है, सपोर्ट करता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत वीक होगा। तो एक मजबूत मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम लोग इस प्रोसेस से सिलिकॉन स्टील को गुजारते हैं, जिसको कहते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील, शॉर्ट में CRGO सिलिकॉन स्टील। अब इससे हम लोग पतली पतली पत्तियों को काट के कोर अपने हिसाब से बनाते हैं। क्या क्या क्वालिटी होगी CRGO सिलिकॉन स्टील की या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से पूछा गया है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, ये हाई रेजिस्टिविटी होता है, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, मतलब रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है, क्यों हाई होता है, क्योंकि हम लोग फिर से यहाँ पे ED करंट लॉस को कम करना चाहते हैं कोर में, जिससे कोर हीट ना हो। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब आसानी से इसमें स्थापित होगा या स्टेब्लिश होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा। हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, डाइपोल्स बार बार अपने डायरेक्शन बदलते हैं, उस डायरेक्शन बदलने में जो लॉस होता है उसको कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। डिटेल वर्किंग में हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, जब पढ़ा जाएगा टाइप ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, तो वहां पे ये दो लॉसेस को डिटेल में देखा जाएगा। इसके बाद कोर हीटिंग, ये दोनों करने से क्या होगा, कोर हीटिंग प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर में कम हो जाती है। CRGO मटेरियल जैसा मैंने बताया कि हाई मैग्नेटिक फील्ड को स्टेब्लिश कर सकता है, तो इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी हाई होती है। एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, सॉफ्ट मतलब ऐसा नहीं कि मैकेनिकली सॉफ्ट,
सॉफ्ट मतलब जो कि आसानी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज होने दे। ठीक है, जो मटेरियल आसानी से किसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज होने देते हैं उनको कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी अलाउ करता है ये 1.6 to 1.8 टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, जब आप ट्रांसफार्मर के बगल से गुजरते होंगे तो आपको हमिंग साउंड सुनाई देता है। ठीक है, वो हमिंग साउंड कैसे आता है? कंपन से आता है, ट्रांसफार्मर का कोर कंपन करता है। तो CRGO जब आप यूज करेंगे तो ये कंपन, जिसको इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में मैग्नेटोस्ट्रिक्शन कहते हैं, उसको कम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोर टेबल है, यहाँ पे कोर को लगाया जा रहा है, कोर को बनाया जा रहा है इस तरह से अलग अलग पार्ट में। जैसे देखिए एक अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, अलग अलग यहाँ पे देखिए ये अलग पार्ट है। ये सभी पार्ट्स को आपस में जोड़कर और एक के ऊपर एक पतली पतली पट्टियां इनकी बिछाकर और तब जाके बाद में इसको क्लैंप किया जाएगा। तो ये लेमिनेटेड ट्रांसफार्मर कोर बन रहा है यहाँ पे। कोर टेबल पे जब बन जाता है तो उसको स्टील वायर से बांध कर टेम्परेरी इसको खड़ा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो तरह के कोर होते हैं, एक को कहते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर, एक को कहते हैं कोर टाइप। ये थ्री फेज है, दोनों थ्री फेज है। ठीक है, ये भी डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे जब टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पढ़ा जाएगा तो वहां। अब इस कोर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इनको क्या क्या कहते हैं? जिन पर वाइंडिंग को लगाया जाता है, जिस पोर्शन पे वाइंडिंग को लगाते हैं उसको कहते हैं लिम्ब। ठीक है, या लेग। जो इन सभी लेग्स को आपस में बांध के रखता है जो कहते हैं योक। ठीक है, यहाँ पे और इसके बीच में जो गैप होता है, जो ये हम लोग को गैप दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इसको कहते हैं विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं लिम्ब। ये हो गया हमारा लिम्ब, ये हो गया योक और ये हो गया विंडो। ठीक है, अब जो वाइंडिंग से टर्मिनल्स निकले थे इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, ये डायरेक्ट नहीं निकलते हैं। डायरेक्ट अगर ये डायरेक्ट निकाला जाएगा तो ट्रांसफार्मर की स्टील बॉडी में टच हो जाएंगे और टच होने से ट्रांसफार्मर की बॉडी में करंट आने लगेगा। इससे बचने के लिए यहाँ पे एक पोर्सिलेन की बुशिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बीच से टर्मिनल्स को बाहर निकालते हैं जिससे ये स्टील बॉडी में टच ना हो, इनको बुशिंग कहते हैं। तो जिधर की बुशिंग लंबी होती है वो हाई वोल्टेज टर्मिनल होता है, जिधर की बुशिंग छोटी होती है वो लो वोल्टेज बुशिंग होता है, लो वोल्टेज टर्मिनल होता है। ठीक है, जिधर लंबा होगा वो हाई वोल्टेज, जिधर छोटा होगा वो लो वोल्टेज। जिधर सप्लाई लगाएंगे वो प्राइमरी, जिधर लोड लगाएंगे वो सेकेंडरी। ठीक है, अब टैंक के अलावा ये बाहर दिखते होंगे इस तरह के पतले पतले जाली की तरह से, इसको कहते हैं रेडिएटर्स। और कुछ बड़े ट्रांसफार्मर में फैंस भी दिखता है ठंडा करने के लिए। मैंने बताया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोर हीटिंग का, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई तरह के हमको चीजें करनी पड़ती हैं, उसमें से एक ये है। अब जब कोर हीट होता है तो इसको ठंडा करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट बात यही है, इसको ठंडा कैसे किया जाए। तो इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर ऑयल भरा होता है। ये ट्रांसफार्मर ऑयल दो काम करता है, कूलिंग का और आपस में जो ट्रांसफार्मर के जो वाइंडिंग है इनको इंसुलेट रखता है एक दूसरे से, ताकि स्पार्किंग ना होने पाए। ट्रांसफार्मर की बॉडी और वाइंडिंग के बीच में स्पार्किंग ना हो, या वाइंडिंग टू वाइंडिंग स्पार्किंग ना हो, या वाइंडिंग टू कोर स्पार्किंग ना हो। और दूसरा काम है कूलिंग करने का। ठीक है, तो कूलिंग कैसे करता है ये? गरम तेल, जो गरम ऑयल होता है, ये इसके अंदर जाता है। इसके अंदर पतले पतले पाइप होते हैं, इसके अंदर से तेल, गरम तेल ऊपर उठेगा, इसके अंदर जाएगा और यहाँ से तेल ये नीचे की तरफ आता है इस तरह से। ठीक है, जब नीचे की तरफ आता है तो बाहर से नेचुरल एयर से ठंडा होता है। जब नेचुरल एयर इसको ठंडा नहीं कर पाता तो हम इसको फोर्सफुली ठंडा करते हैं, जिसके लिए फैन लगाते हैं।
और ये हीट रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, फिर ये ठंडा तेल नीचे गिरते हुए वापस से इसी टैंक में आ जाता है, इंटरकनेक्टेड होता है पाइप से, फिर ये वापस आ जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं एक्चुअल ट्रांसफार्मर में जो तेल है, इसको देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के तेल के अंदर पूरा का पूरा तेल से भरा हुआ है, ट्रांसफार्मर ऑयल से भरा हुआ है। इसके अंदर वाइंडिंग है, कोर है, सब इसके अंदर डूबा हुआ है। ये मेन टैंक है ट्रांसफार्मर का, जिसके अंदर कोर और वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर ऑयल भरा है। अब बात आता है ट्रांसफार्मर ऑयल, क्या खास बात है इसमें। ट्रांसफार्मर ऑयल जब गुड कंडीशन में होता है, अच्छी कंडीशन में होता है, इसका कलर होता है पेल येलो, मतलब हल्का येलो। जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का ऑयल खराब होता जाता है, कलर धीरे धीरे येलो, ब्राइट येलो, डार्क येलो या एम्बर, ब्राउन, और एट द लास्ट डार्क ब्राउन या ब्लैक हो जाता है, पूरी तरह से खराब हो जाता है। ठीक है, तो खराब क्यों होता है? मॉइस्चर की वजह से। जो इंसुलेशन पेपर लगाया है, वो इंसुलेशन पेपर धीरे धीरे टूट के और उसमें मिलने लगता है, स्पार्किंग की वजह से। ये सब कारण है जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल धीरे धीरे समय के साथ खराब होने लगता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल यहाँ पर दो पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, इंसुलेशन और दूसरा है कूलिंग। दो तरह के ट्रांसफार्मर ऑयल होते हैं, नैप्थलीन ऑयल जिसको कहते हैं, और एक होता है पैराफिनिक ऑयल। ठीक, आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर ऑयल जब गर्म होता है तो ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे आता है ठंडा होने पर नेचुरल एयर से, और वापस से टैंक में आता है। इस प्रोसेस को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है तो इसको फैलने के लिए भी जगह चाहिए। जैसे आप दूध या चाय जब गर्म करते हैं तो दूध या चाय खौलता है, ऊपर उठता है, वैसे ही ट्रांसफार्मर ऑयल भी ऊपर उठता है। तो ऊपर उठने के लिए कुछ जगह होनी चाहिए जहां पर ये जब फैले तो उसको स्टोर करके रख सकें, नहीं तो इसको फटने का चांस है टैंक पे। इससे बचने के लिए यहाँ पे हम लोग एक सिलेंडर यूज करते हैं, इसको कहते हैं कंजर्वेटर, कंजर्वेटर टैंक। ये ट्रांसफार्मर ऑयल को जो गर्म हो जाता है, ज्यादा गर्म हो जाता है, उसको एक्स्ट्रा ऑयल को स्टोर करता है। फिर जब ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा हो जाता है फिर ये वापस चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे वापस से बुशिंग को दिखाया गया है, देख सकते हैं लो वोल्टेज हाई वोल्टेज बुशिंग को। तो ये जो ठंडा करता है इसको कहते हैं रेडिएटर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंजर्वेटर में कितना ऑयल है, ये आप इस ऑयल लेवल इंडिकेटर से देख सकते हैं। कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में एक ये जो डिवाइस लगी है, इसको बोलते हैं बकोल्स रिले। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है बकोल्स रिले, जो कि किसी भी तरह के फॉल्ट्स को बताता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी फॉल्ट होगा तो ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होगा, जब गर्म होगा तो ऑयल ऊपर की तरफ जाएगा, और इसी चीज़ को ये नोटिस करता है और ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देता है, मतलब बंद कर देता है एनी फॉल्ट कंडीशन। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक के बारे में जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ भी लिखा है। व्हेन अ ट्रांसफार्मर हीटेड इट्स ऑयल गेट एक्सपेंडेड, ऑयल फैलता है। दिस हॉट ऑयल एक्सपेंडेड थ्रू अ पाइप विच इज कनेक्टेड टू अ कंजर्वेटर टैंक, जो कि कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा होता है। यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक होल्ड द ऑयल टिल द ट्रांसफार्मर गेट कूल डाउन। जब तक ये ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा नहीं होता तब तक यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑयल को होल्ड करके जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको यहाँ पे रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ में यहाँ पे ऑयल लेवल इंडिकेटर न लगाकर एक डायल लगा होता है जिसको कहते हैं MOG, मैग्नेटिक ऑयल गेज। ये भी वही काम करता है जो कि इंडिकेटर करता है, बट इंडिकेटर से सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे शीशे का लगा होता है जिसके अंदर ट्रांसफार्मर का ऑयल कितना फिलअप है इसको हम देख सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। MOG ऑटोमेटिक, अगर ट्रांसफार्मर ऑयल एक लिमिट से कम हुआ तो ये ट्रांसफार्मर को ऑफ कर देता है। ठीक है, सर्किट ब्रेक कर देता है, ये खास बात है। नेक्स्ट, ब्रीदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर का।
ये हम लोग का कंजर्वेटर टैंक है। तो जब कंजर्वेटर टैंक सपोज करिए टाइट है, बिल्कुल एयर टाइट है, एयर नहीं आ सकती इसमें, जब ट्रांसफार्मर ऑयल भरता है तो इसके अंदर का एयर जब तक बाहर नहीं निकलेगा ट्रांसफार्मर ऑयल भरेगा नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं हमको एयर को निकलने का रास्ता देना पड़ेगा। इस पाइप से एयर बाहर की तरफ आ गया, निकल गया। बट जब ट्रांसफार्मर ऑयल जब ठंडा हुआ, जब इसका लेवल जब नीचे गया या और नीचे गया, तो उसकी जगह लेने के लिए फिर वापस से एयर आएगा। अगर नॉर्मल बाहर के एटमॉस्फेरिक एयर को हम अंदर आने देते हैं तो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर में ऐसा हो सकता है कि धूल हो, नमी हो, कोई और गंदगी हो, वो भी ट्रांसफार्मर ऑयल में मिक्स हो जाएगा और ट्रांसफार्मर ऑयल जल्दी खराब हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रीदर लगाते हैं। ठीक है, ब्रीदर के अंदर सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल एक ऐसा मटेरियल है जो कि नमी को अवशोषित करता है, अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग देखते हैं। ये एक्चुअल सिलिका जेल है ब्रीदर में। इस पूरे पार्ट को ब्रीदर कहते हैं, इस पूरे को। ठीक है, ये जो छोटा छोटा आपको ब्लू कलर का दिख रहा है और यहाँ पे पिंक कलर का दिख रहा है, ये दोनों ही सिलिका जेल है। और इस ब्रीदर के नीचे आप देखिए तो यहाँ पे एक ऑयल कैप आपको दिखेगा, ये ऑयल कैप यहाँ पे, इसके अंदर ऑयल भरा। सिलिका जेल इज यूज टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द ऑयल, जैसा मैंने बताया। बट ऑयल कैप का क्या यूज है? सिलिका जेल तो नमी को एब्जॉर्ब कर लिया, बट धूल को कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो धूल या कोई और गंदगी अगर एयर में है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ऑयल कैप का यूज करते हैं। ठीक है, एयर इधर से ही पास करता है, तो धूल भी अलग हो गया और नमी भी अलग हो गई। अब बिल्कुल ड्राई और फ्रेश एयर है जो कि ट्रांसफार्मर के टैंक में जाएगा, जैसे कि ट्रांसफार्मर ऑयल खराब नहीं होगा। बट ये दो तरह का कलर क्यों है, ब्लू कलर और पिंक कलर, इसको देख लेते हैं। तो जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल अगर गुड कंडीशन में है, मतलब नमी अवशोषित करने के लिए तैयार है, तो ब्लू कलर का होता है। बट जब नमी अवशोषित कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद इसका कलर बदल हो जाता है पिंक, जिससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि सिलिका जेल अब बेकार हो गया है। बट इसको रीयूज भी कर सकते हैं, गर्म करके वापस से रीयूज किया जा सकता है। तो ये चीज यहाँ लिखा है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर सिलिका जेल गेट्स चेंज इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू पिंक। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दो तरह का दिख रहा है। ये ब्रीदर अच्छी कंडीशन में है, ये ब्रीदर का सिलिका जेल खराब हो चुका है, चेंज करने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया, दोनों के बीच में, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में ये लगा है बकोल्स रिले, जो एक्चुअल डायग्राम है बकोल्स रिले का, जो कि किसी भी तरह के फॉल्ट कंडीशन में, कोई भी इंटरनल फॉल्ट अगर होता है ट्रांसफार्मर का, तो इंटरनल फॉल्ट में ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होगा, गर्म होगा तो वो कंजर्वेटर टैंक की तरफ तेजी से जाएगा और उस समय ये फॉल्ट को पकड़ लेता है और ट्रांसफार्मर ऑयल के जो ट्रांसफार्मर है उसके सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर हमारा सुरक्षित रहता है। लास्ट आते हैं एक्सप्लोजन वेंट। सपोज करिए जितने भी हमने डिवाइस यहाँ, अच्छा एक चीज और देखिए, ब्रीदर कंजर्वेटर टैंक में यहाँ लगा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये ब्रीदर है और कंजर्वेटर टैंक है, इसमें लगा है। हाँ, अगर सारी डिवाइस हमारी फेल हो जाती, बकोस रिले फेल हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल इतना गर्म हो जाता है कि कंजर्वेटर अब ऑयल को और स्टोर नहीं कर सकता है, तब क्या होगा, ट्रांसफार्मर का जो टैंक है वो फट सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जो प्रेशर कुकर होता है आपके घर में, अगर उसकी सीटी खराब हो जाए, गैस ना निकले और उसका सेफ्टी वाल्व अगर ना हो तो ब्लास्ट हो जाए। बट ब्लास्ट ना हो इसलिए हम लोग उसमें सेफ्टी वाल्व देते हैं। बिल्कुल वही सेफ्टी वाल्व का काम करता है ये एक्सप्लोजन वेंट। ठीक है, ट्रांसफार्मर अत्यधिक गर्म होने से, बहुत ज्यादा गर्म होने से, जो ऑयल और गैस का जो प्रेशर बनता है, उससे ट्रांसफार्मर टैंक फटने से पहले ये खुद को एक्सप्लोड कर देता है और जो हाई प्रेशर ऑयल और गैस है उसको बाहर निकाल देता है, जिससे ट्रांसफार्मर एक बम की तरह फटने से बच जाता है। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ, व्हेन अ ट्रांसफार्मर इज गेट हीटेड टू मच एंड अनफॉर्चुनेटली ऑल द प्रोटेक्शन डिवाइसेस आर गेटिंग फेल्ड,
then transformer oil expanded too much. The oil and gas pressure may explode the transformer tank like a big pressure cooker. In this emergency condition, explosion vent is used as a safety valve, just like in a pressure cooker. जैसा प्रेशर कुकर में सेफ्टी वाल्व होता है, बिल्कुल वही काम. एक्सप्लोजन वेंट ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली और हाई प्रेशर का जो ऑयल और गैस है वो बाहर आ जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर एक्सप्लोड होने से बच जाता है, फटने से बच जाता है. तो ये जितने भी ट्रांसफार्मर में जितने भी पार्ट्स हैं, उसमें जो मटेरियल यूज किए गए हैं, उनके बारे में डिटेल वीडियो था. आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रांसफार्मर की वर्किंग होती है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं और कई चीज़ें ट्रांसफार्मर के बारे में. थैंक यू.